दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बहन की शादी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप की है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। वीरेंद्र जी ने बहुत परिश्रम से अपने बेटे अनुज और बेटी शैली को पढ़ाया। वीरेंद्र जी के पास पुरखों की कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी। उनके पास एक छोटी सी नौकरी थी और वह किराए के मकान में रहता था। नौकरी से घर का दाना पानी, किराया और बच्चों की महंगी फीस ही जुटा पाता था, लेकिन उसने मेहनत करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वह दोनों अपने पैरों पर खड़े हो सके। थोड़ी सी तनख्वाह होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, मोटी फीस भरी, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी की, वक्त के हिसाब से उन्हें आधुनिक शिक्षा दिलवाई। अनुज की कद काठी बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। लंबा कद, गेहुआ रंग, गहरी आंखें और उसकी मुस्कान अपनी माँ की तरह थी। पढ़ाई पूरी करके अनुज की नौकरी भी लग गई, जिससे घर में बदलाव आने शुरू हुए। जब कमाने वाला हाथ बढ़ा तो फर्क पड़ना स्वाभाविक था। अब वीरेंद्र जी की पत्नी नीलू जी ने घर के कामों में हाथ बटाने के लिए एक कामवाली रख ली। अब पिताजी भी बस की बजाय ऑटो से ऑफिस जाने लगे। बहन शैली ने भी पहली बार ब्रांडेड कपड़े खरीदे। सब कुछ धीरे धीरे करके बदल रहा था। नीलू जी ने फिर से सबको हिदायत दी कि अब फिजूल खर्ची छोड़कर फिर से कम में गुजारा करना शुरू कर दे, क्योंकि बचत करके धीरे धीरे अपना मकान भी लेना है। बड़े शहर में अपना मकान खरीदना कोई आसान बात नहीं। 2 साल में घर के हालात सुधरे। शैली ने भी एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। वीरेंद्र जी पर जो छोटे मोटे कर्ज थे वह सब चुकता कर दिए गए। अब हाथ में 2 पैसे थे। इसी बीच अनुज के लिए रिश्ते आने लगे। नीलू जी ने अपने पति वीरेंद्र जी से कहा, सुनिए, अनुज के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की का नाम स्वाति। आपकी मौसी जी ने उसकी फ़ोटो भेजी है। बहुत प्यारी बच्ची है। अपनी बेटी शैली को विदा करने से पहले क्यों ना हम घर में बहू ले आए। वीरेंद्र जी ने जरा संकुचाते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारा किराए का मकान है। बहू लाने से पहले मैं सोच रहा था कि हमारे पास अपना मकान हो तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीलू जी ने कहा, आपकी मौसी जी ने सभी बातें स्पष्ट कर दी। उन लोगों को पता है कि अभी हमारा मकान किराए का है और अपना मकान लेने में सालों लग जाएंगे। तब तक क्या हमारा बेटा कुंवारा ही बैठा रहेगा? आपको नहीं लगता कि अभी उसकी उम्र शादी के लिए बिल्कुल सही है? वीरेंद्र जी ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार अनुज से पूछ लेना, उसके मन में कोई और बात हो या वह किसी और लड़की को पसंद करता हो तो वह भी जानना बहुत जरूरी है। शैली चुपके से अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। शैली कमरे में आकर बोली, नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भैया से पूछा था, वह बोले जैसी मम्मी पापा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वीरेंद्र जी मुस्कुराकर बेटी को छेड़ते हुए बोले, कहीं तुमने तो किसी को पसंद नहीं कर रखा? बता देना बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। शैली अपने पापा के गले लगकर बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भैया की तरह ही आपकी पसंद से ही शादी करूँगी, लेकिन फिलहाल तो भैया की बात चल रही है। लड़की फ़ोटो में वाकई बहुत सुंदर लग रही। नीलू जी ने अपने बेटे अनुज से स्वाति से मिलने के लिए बात की तो वह मान गया। स्वाति और अनुज की मीटिंग फिक्स कर दी। अनुज जब स्वाति से मिला तो उसने सारी बातें क्लियर करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा किराए का घर है, हम साधारण लोग हैं। मेरी नौकरी अच्छी है परंतु अभी तक कुछ बेसिक ज़रूरतें ही पूरी हो पाई है। मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही लोन पास हो जाएगा हम अपना घर भी ले लेंगे। यह सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी या गलतफहमी ना हो। स्वाति को अनुज का यह स्पष्ट शब्दों में बात कह देने वाला स्वभाव बहुत पसंद आया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। वीरेंद्र जी ने स्वाति के पिता से कहा, समधी जी, हम शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहेंगे। हम शादी में बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। अनुज हमारा इकलौता बेटा है, परंतु हमारे आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं। स्वाति के पिता भी बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा, जैसा आप चाहें, इंसान अच्छे होने चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज़ है।
आज हमारे पास है तो कल आपके पास होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपके परिवार में सभी साफ और नेक दिल इंसान हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा ही साधारण परिवार चाहिए था। दिखावटी और बनावटी लोग मुझे भी पसंद नहीं। दोनों की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। नीलू जी बहुत उदास और परेशान थी। वीरेंद्र जी ने उन्हें देखा तो बोले, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? बेटे की शादी की तारीख तय हो गई, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। घर में नई बहू आने वाली है। नीलू जी उदास स्वर में बोली, बहू को जेवर क्या देंगे? अभी तो सोने के भाव आसमान छू रहे। हमारे पास पहले से कुछ भी नहीं, बस एक हार और झुमके जो तुम्हारी माँ ने मेरे चढ़ावे में मुझे दिए थे, परंतु अब उनका डिजाइन पुराना पड़ चुका है और चमक भी फीकी हो चुकी। अगर मैं इन्हें तड़वा कर नए गहने बनवाती हूं तो सुनार बहुत सारा सोना काट लेगा, लेकिन अगर यही गहने पॉलिश करवा कर बहू को चढ़ा दूं तो बहू क्या कहेगी कि सास ने अपने पुराने जेवर दे दिए। तभी अनुज वहां पर आया और बोला, माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने स्वाति से इस विषय में बात कर ली। उसे पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, और यह आपके गहने जो दादी ने आपको आशीर्वाद के तौर पर दिए थे, स्वाति इन्हें खुशी खुशी पहनेगी। सोना वैसे भी इतना महंगा है, सुनार के पास बार बार तड़वाने से सोना कम ही होगा। इस तरह से अनुज और स्वाति की शादी बहुत ही साधारण तरीके से संपन्न हो गई। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया गया, परंतु फिर भी खाना, कपड़े, मेहमानों का स्वागत, कैटरिंग आदि में वीरेंद्र जी के 3 लाख रुपए के लगभग खर्च हो गए, जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बचाए हुए थे। स्वाति बहू बनकर आ गई। अगले ही दिन वे दोनों हनीमून के लिए निकल गए। शुरुआत में स्वाति ने पति के साथ खूब मौज मस्ती की और घूमने फिरने के टूर प्लान की, जिसमें अच्छी खासी रकम खर्च होती रही। वीरेंद्र जी और नीलू जी ने कभी इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए स्पेस मिलना जरूरी है। 5-6 महीने सब कुछ ठीक चला। अनुज स्वाति से बहुत प्यार करता था। स्वाति को भी अनुज के साथ रहना बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिर अनुज अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हो गया। उसे अपना मकान भी जल्दी से जल्दी लेना था, इसीलिए वह पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। लेकिन स्वाति को अब लगने लगा कि अनुज अब उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता। घर में रहते हैं तो सभी का इंटरफेयर होता रहता है, उन्हें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। स्वाति धीरे धीरे संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों से उबने लगी। अब उसका मन करता कि उसका अपना घर हो, जहाँ सिर्फ उसका पति और वह हो, किसी तीसरे की दखल अंदाजी ना हो। इसीलिए स्वाति ने अनुज से कहा कि वह दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करा ले। अनुज ने कहा, जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। एक रात अनुज बालकनी में खड़ा अपने पिता से बात कर रहा था। पापा, मेरी पहली तनख्वाह बढ़ गई, अब हम लोन ले सकते हैं, फिर हमारा अपना घर होगा। कुछ पैसे निवेश किए ताकि शैली की शादी में काम आ जाएं। पापा, आपकी तनख्वाह से घर खर्च चल रहा है, जिससे मेरी पूरी तनख्वाह को मैं घर के लोन की किस्त और इन्वेस्टमेंट में लगा सकता हूँ। बस कुछ ही साल और हम दोनों को डटकर इन परिस्थितियों का सामना करना हो, फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं आप पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता, परंतु जिम्मेदारियां ही इतनी है कि मेरे अकेले की तनख्वाह इन सभी के लिए पर्याप्त नहीं। पापा, आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीरेंद्र जी ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा। अनुज अपने पिता से बात करके रात को जब कमरे में आया तो स्वाति का स्वभाव उखड़ा हुआ था। वह गुस्से में अनुज से बोली, क्या जरूरत है पापा को सब कुछ बताने की, और तुम्हारी बहन शैली की शादी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो अगले 10 साल तक हम लोन की किस्त ही चुकाते रहेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी कब एंजॉय करेंगे? तुमने तो आते ही मुझे घर की जिम्मेदारियों की बेड़ियों में बांध दिया। तुम्हारी माँ हर छोटे बड़े खर्च को लेकर कहती है कि बचत करो, बचत करने की आदत डालो, भविष्य में काम आएगा। बहुत सुन चुकी हूँ मैं उनके लेक्चर। क्या छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए भी मुझे तरसना पड़ेगा? मेरे पति की इतनी अच्छी नौकरी है, क्या मैं थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं कर सकती? तुम अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ तोड़ लगाने में जुटे हुए हो। पत्नी की ख्वाहिशें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती।
मेरी सभी सहेलियां अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रही हैं। सभी अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट रहती हैं, खूब सारा एंजॉय करती हैं, किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं। और एक मैं हूं कि ननद की शादी के लिए पैसा बचाने में लगी हुई हूं। अनुज को स्वाति का इस तरह से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अनुज ने दो टूक शब्दों में कह दिया, स्वाति, अगर तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो तुम अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ सकती हो। मुझे तुम्हारे नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं। तुम अपनी तनख्वाह बेशक अपने ऊपर खर्च कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं अपने पापा को सब कुछ बताता हूँ, इसे तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के आर्थिक हालात तुम्हें पहले से ही पता थे। ऐसे में मेरी बहन की शादी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें यह सब पहले ही स्पष्ट शब्दों में बता चुका हूँ, फिर अब तुम यह शिकायत क्यों कर रही हो? हमारे बीच सब कुछ पहले से तय था। स्वाति बड़बड़ाती हुई कमरे में से बाहर चली गई। स्वाति का स्वभाव बदलने लगा। अपनी सास से भी वह ना के बराबर ही बात करती। नंद शैली को आते जाते व्यंग बाणों से घायल करती रहती। धीरे धीरे शैली भी भाभी से दूर होती चली गई। वह सिर्फ जितना जरूरी होता उतनी ही बातें अपनी भाभी से करती। घर में तनाव का माहौल बनने लगा। एक दिन वीरेंद्र जी ने अनुज को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मुझे लगता है कि स्वाति को हमारे साथ रहने में दिक्कत हो रही। अनुज, अगर तुम्हें ट्रांसफर मिल रहा है तो बेटा ले लो। साथ रहने से कड़वाहट आए उससे अच्छा है अलग हो जाए। अनुज बोला, कैसी बातें करते हैं आप पापा, हम सब साथ ही रहेंगे। स्वाति की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह कहकर अनुज अपने कमरे में आया तो स्वाति ने कहा, पापा जब बोल रहे हैं कि अलग हो जाओ तो तुम्हें दिक्कत क्या है? चलो हम अपना अलग घर बसाएं जहाँ तुम और मैं ही होंगे। अनुज गुस्से में बोला, स्वाति कैसी बातें करती हो? तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ उनका बेटा और एक बहन का भाई भी हूँ। मेरी आत्मा मुझे इसके लिए कभी आज्ञा नहीं देगी कि मैं अपनी शादी लायक बहन को माता पिता के सहारे छोड़कर अलग हो जाऊं। अपनी बहन के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मुझे भाई होने का फर्ज निभाना है। इस उम्र में मेरे बुजुर्ग माता पिता अकेले बहन की शादी का खर्च कैसे उठा पाएंगे? स्वाति, तुम्हें मेरी माँ ने कभी किसी काम के लिए नहीं टोका। पापा ने भी तुम्हारी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा। मेरी बहन शैली भी तुमसे उतनी ही बात करती है जितने तुम्हें अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम खुश रहो, किंतु फिर भी तुम्हें आराम नहीं। मुझे इस धर्म संकट में मत डालो कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता और शादी लायक बहन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूँ। स्वाति बिना कुछ कहे ही सो गई। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर चाय नाश्ता किया और सीधी अपने मायके में चली गई। मायके में ससुराल की बुराइयां करते हुए बोली, माँ, अनुज तो सरुण कुमार है, कभी अलग नहीं होगा, और जब तक उसकी बहन उस घर में बैठी है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे जिंदगी भर अपने सास ससुर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई लाइफ ही नहीं। वही घर, रोजमर्रा के काम और सास बहू वाला ड्रामा। काश हम अलग हो जाते तो कितना अच्छा होता। यह सब बातें सुनकर स्वाति के माता पिता बोले, स्वाति बेटा, यह तुम कह रही हो? अनुज ने सब कुछ तुम्हें पहले ही क्लियर बता दिया था कि फिर आज तुम्हें आपत्ति क्यों? जरा सोचो, अगर तुम्हारे भाई भाभी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारा भी एक ही भाई है। अगर वह भी हमें छोड़कर दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहने लगे और हम यहाँ पर परेशान रहें तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? स्वाति के भाई ने कहा, दीदी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम संयुक्त परिवार में रहकर नहीं कर सकती, जिसके लिए तुम्हें आज़ादी चाहिए? तुम्हारी सास ससुर और नंद कितने अच्छे हैं। तुम्हारी सास ने तुम्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कभी नहीं मना किया। वह तो तुम्हारा ही मन आगे पढ़ने के लिए नहीं था, इसीलिए उन्होंने तुम पर कभी जबरदस्ती भी नहीं की। स्वाति को लगा कि उसके मायके में भी सब उसके दुश्मन हो गए। वह पैर पटकती हुई ससुराल के लिए निकल गई। घर आकर देखा तो अनुज के बॉस और उसकी पत्नी घर आए हुए थे। अनुज ने धीरे से स्वाति से कहा, स्वाति, बॉस अचानक ही आ गई। मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया था परंतु तुमने रिसीव नहीं किया।
तुम मायके गई थी तो मैंने सोचा कि अपने माता पिता के साथ व्यस्त होगी। चलो आ जाओ, सब साथ बैठकर मिलकर बैठते। स्वाति की सभी को चाय नाश्ता सर्व किया। अनुज के बॉस औपचारिक बातचीत के बाद बोले, अनुज, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। क्या तुम दिल्ली के हेड ऑफिस में शिफ्ट होना चाहोगे? मौका अच्छा है। दिल्ली वाले हेड ऑफिस में काम अधिक है, परंतु सैलरी भी इंक्रीज होगी। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अनुज कुछ बोलता इससे पहले ही स्वाति बोली, सर, बाबूजी और मेरी ननद शैली की जॉब यहाँ है। हम दिल्ली कैसे जा सकते हैं? अनुज पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। हम नहीं चाहते कि इस उम्र में माँ और बाबूजी शैली दीदी की शादी के लिए परेशान हो। हम सब जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। कल तक जो स्वाति अलग रहने के लिए लड़ रही थी, उसी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर घर के सभी लोग हैरान थे। बॉस ने स्वाति की बहुत प्रशंसा की। उसकी पत्नी ने कहा, अनुज, तुम्हारी पत्नी बहुत ही समझदार और संस्कारी है, वरना आजकल के ज़माने में हर कोई अलग होने के बहाने ढूंढता है। भगवान करे तुम्हारे परिवार में एकता हमेशा बनी रहे। बॉस के जाने के बाद स्वाति अपने कमरे में चली गई, परंतु सभी लोग उसके रवैये से हैरान थे। अनुज ने कमरे में जाकर स्वाति से बात की तो उसने बताया, मैं आज सुबह जब अपने मायके गई तो मुझे सब ने समझाया कि मैं अलग होने की जिद छोड़ दूं, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैं गुस्से से घर से निकल गई तो रास्ते में मेरे पापा जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि स्वाति बेटा, मेरी किसी जानकार से मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि तुम्हारे ससुर वीरेंद्र जी अपने बेटे अनुज की ट्रांसफ़र कराने के लिए उसके बॉस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर मेरे बेटे अनुज को कहीं बाहर भेज दें। मैं नहीं चाहता कि हम बुजुर्ग माँ बाप और मेरी बेटी के कारण मेरे बेटे का घर टूटे। हमारे साथ रहने से बेहतर है कि वह अलग होकर खुश रहे। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा, ऐसे माँ बाप समान सास ससुर बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम अपनी जिद पर अड़ी रहकर अच्छे इंसानों को खो दोगी और फिर बाद में पछताओगी। तुम्हारा पिता हूँ, इसीलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ। अपनी अलग होने की जिद छोड़कर अपने परिवार के साथ मिलकर रहो। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे सास ससुर मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं कितनी स्वार्थी थी कि अपने स्वार्थ की खातिर यह भूल गई कि मेरे पति होने के साथ साथ आप किसी के बेटे और किसी बहन के भाई भी। मम्मी पापा मुझे शैली की तरह अपनी बेटी समान मानते हैं। मुझे कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं जाता। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्तों, यह सच है कि यदि किसी बहू को बेटी जैसा प्यार और अपनापन मिले और उसे हर काम में स्वतंत्रता मिले तो वह खुश रहती, फिर उसे अलग रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर सास ससुर बहू को बेटी समझने लगे तो बहू को भी उनसे कोई आपत्ति नहीं होती। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो आपको इस कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।